अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स को। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स या फिर इसको रिएक्शन काइनेटिक्स का नाम भी दिया जाता है। मतलब कुछ बोर्ड में अगर आप देखो तो केमिकल काइनेटिक्स का नाम है और कुछ बोर्ड में अगर आप देखो तो रिएक्शन काइनेटिक्स का नाम है। तो केमिकल काइनेटिक्स बोलो बेटा या आप रिएक्शन काइनेटिक्स बोलो, बात एक ही है। अब सबसे पहले तो बेटा बात कर लेते हैं इस काइनेटिक के वर्ड की। ये जो काइनेटिक का वर्ड है बेटा, ये ग्रीक जबान का वर्ड है जिसका मतलब है मोशन। ठीक है, जैसे आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हो तो काइनेटिक एनर्जी बेटा कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी जो बॉडी में मोशन की वजह से होती है। जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो जो एनर्जी उस बॉडी के अंदर होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक का मतलब है मोशन। यहाँ पे हम किस चीज़ का मोशन पढ़ रहे हैं? किसी बॉडी का, किसी गाड़ी का, किसी जहाज़ का मोशन हम नहीं पढ़ रहे जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन काइनेटिक्स में या केमिकल काइनेटिक्स में बेटा क्या पढ़ते हैं, आइए उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा केमिकल या फिर रिएक्शन काइनेटिक्स इज अ branch of chemistry that deals with चार चीजों के बारे में बेटा इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शन। सही है, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें सबसे पहले तो बेटा हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद रिएक्शन की स्पीड के बारे में हम पढ़ते हैं। सही है। दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सही है। दूसरा काम जो हम रिएक्शन या फिर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर करते हैं, इसमें हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा जो रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं, उसको अल्टर करते हैं, यानी बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। तो उन सारे फैक्टर्स की स्टडी भी बेटा हम किस में करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। ठीक है। तीसरा रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हम केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ते हैं। मैकेनिज्म से मुराद जब भी कोई रिएक्शन होता है बेटा तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड जुड़ते हैं। कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, कौन से बॉन्ड जुड़ रहे हैं, बॉन्ड कैसे टूट रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, ये सारी स्टडी ये सारा काम कहलाता है रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो ये सारा काम भी बेटा हम रिएक्शन की काइनेटिक्स में करते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये हमारे, आपको पता होगा कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें रिएक्शन की इतनी डिटेल में या इतनी डेप्थ में हम लोग नहीं जाते। मतलब बॉन्ड कैसे टूट रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इतना डिटेल में पार्ट 1 के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ते। ये सारा काम बेटा हम सेकंड ईयर की जो आपकी केमिस्ट्री है, क्योंकि उसमें हम पढ़ते ही रिएक्शंस हैं, तो उसमें हम रिएक्शन के मैकेनिज्म्स वगैरह पढ़ते हैं। सही है, बहुत सारे आपके कोर्स में रिएक्शन है जिनके आप मैकेनिज्म्स पढ़ते हो। जैसे मीथेन में क्लोरीन ऐड हो रहा है तो उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हो। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, कैसे होता है वो पूरा पढ़ते हो।
या आपके बेंजीन के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गए उनका पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हो कि कैसे ये रिएक्शन होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो रिएक्शन है उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हो। तो कहने का मकसद ये है मैकेनिज्म वगैरह का जो हम काम करते हैं बेटा वो पार्ट 2 की केमिस्ट्री में, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में करते हैं। फर्स्ट ईयर में हम मैकेनिज्म के ऊपर इतना काम नहीं करते। तो मतलब वैसे ये वाला पॉइंट आता तो काइनेटिक्स के अंदर ही है, मगर इस चैप्टर में हम इतना डिटेल में इस वाले पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। और चौथा और आखिरी पार्ट, ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आखिरी काम जो हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर करते हैं वो उन कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं जिनके थ्रू हम मैक्सिमम प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं। ऑप्टिमम कंडीशन से मुराद ये कह लो उस रिएक्शन की परफेक्ट कंडीशन, उस रिएक्शन की आइडियल कंडीशन। जैसे हम अक्सर कोई रिएक्शन लिखते हैं, तो उस रिएक्शन पे हम उसका टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट मेंशन कर देते हैं। तो उसका मतलब इस टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे, इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो है वो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो कह लो वो उस रिएक्शन की ऑप्टिमम कंडीशंस हैं। जैसे हम कहते हैं ना हैबर प्रोसेस में मैक्सिमम अमोनिया आपको कब मिलता है, जब आप टेम्परेचर 450 से 500 रख देते हो, प्रेशर को आप 400 से 1000 रख देते हो और प्लेटिनम को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हो। या कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपको SO3 मैक्सिमम कब मिलता है, जब आप 450 से 500 का टेम्परेचर रख देते हो, 1.6 से 1.7 ATM तक प्रेशराइज कर देते हो और V2O5 को कैटलिस्ट के तौर पर डालते हो, तो आपको इन कंडीशंस पे SO3 मैक्सिमम मिलता है। ऐसा ही होता है। तो बस ये कह लो उस रिएक्शन की ऑप्टिमम कंडीशंस है। वैसे तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स में आ जाते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के हिसाब से बस ये काम हमने करना होता है। तो कहने का मकसद है ये वाला काम भी इतना कोई इंपॉर्टेंट या इतना डिटेल्ड में शामिल नहीं है। बस कोई भी हम रिएक्शन लिखेंगे तो उस पर टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट को मेंशन कर देंगे तो वो उस रिएक्शन की ऑप्टिमम कंडीशंस हो गई। तो कहने का मकसद है इस चैप्टर में जो डिटेल में हम वर्किंग करेंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन, इससे जुड़ी जितनी भी सारी बातें हैं वो सब, और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये दो चीज़ें बेटा, ये दोनों पार्ट्स हमें अपने इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने हैं। तो चलते हैं इन सब की तरफ। और सबसे पहला जो पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं, वो है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर आपका एक रिएक्शन है जिसमें मान लो A कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, B में। ठीक है, A आपका कन्वर्ट हो रहा है B में। अब रिएक्शन के रेट से, रिएक्शन की स्पीड से क्या मुराद है बेटा, जब भी आपका रिएक्शन होता है आपके रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट में कमी आती है और प्रोडक्ट में इजाफा होता है। तो रिएक्टेंट में कमी या प्रोडक्ट में इजाफा कितने टाइम में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड ऐसे डिफाइन करेंगे ना, रिएक्टेंट तेजी से कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट तेजी से बन रहा है, तो इसका मतलब आपका रिएक्शन फास्ट है। रिएक्टेंट बहुत स्लो कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, तो मतलब आपका रिएक्शन स्लो है। तो रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन के रेट से मुराद क्या है बेटा, कि रिएक्टेंट में कमी या प्रोडक्ट में इजाफा कितने टाइम में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं बेटा तो कैसे लिखूंगा, मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन है R से एक्सप्रेस कर देते हैं। मैंने कहा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा, मतलब चेंज आ रहा है। चेंज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेटा, डेल्टा लगा के। ठीक है,
और कंसेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे बेटा चैप्टर 6 में मैंने बताया था, ब्रैकेट लगा के। अब मान लो मैं प्रोडक्ट की टर्म्स में फॉर्मूला लिख रहा हूँ बी, तो साइन लगाऊंगा मैं पॉजिटिव की। आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में ये पॉजिटिव साइन की क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखो बेटा, जब भी मैं फॉर्मूले में प्रोडक्ट लिखूंगा तो मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में इजाफा होता है ना, यानी जब मैं इसका चेंज निकालूंगा तो पॉजिटिव चेंज आएगा। चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब फाइनल ज़्यादा है, इनिशियल कम है, तो माइनस करने पे आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आपसे फॉर्मूला देके पूछे, बोले बताओ इसमें पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किस ऑप्शन पे टिक करोगे कि भाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस एज द टाइम पासिस या एज द रिएक्शन प्रोसीड। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में इजाफा हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो इसलिए प्लस लगाए अपॉन ये चेंज कितने टाइम में आ रहा है, तो डेट इज कॉल्ड बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल। और अगर ये फॉर्मूला मैं लिखना चाहूं बेटा किसकी टर्म्स में, रिएक्टेंट की टर्म्स में, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस माइनस आ जाएगा। आपसे बोले माइनस साइन की क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप बोलोगे भाई रिएक्टेंट के लिए हमने लगाया माइनस, इसका मतलब माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में कमी आ रही है। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, रिएक्टेंट में कमी आती जा रही है, नेगेटिव चेंज आ रहा है। इनिशियल कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की, फाइनल कंसेंट्रेशन कम होगी, तो माइनस करने पे आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव साइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो माइनस और नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस समझ में आई। यूनिट की बात करें बेटा, अगर ऊपर कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन का होता है कैपिटल एम, और नीचे टाइम है तो टाइम का होता है सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या एम किसके बराबर होता है बेटा, मोल पर डी एम क्यूब पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो मोल पर डी एम क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया मैथमेटिकली, यानी इसका फॉर्मूला बता दिया और साथ में इसके यूनिट भी बता दिए। इसके बाद एक और इससे मिलती जुलती चीज़ होती है बेटा, और उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अब रेट और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, देखो अगर मैं इसको एक मिसाल दूँ, मैं अपने घर से या आप अपने घर से कहीं जाते हो, तो क्या मिसाल है बाइक पे जा रहे हो, तो क्या हर पॉइंट पे आपकी स्पीड एक जैसी होगी, तो जवाब आएगा नहीं। कभी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, सही है। तो आप एक मिसाल है अपने घर से कहीं चले गए, दोस्त के घर, कज़न के घर, नानी मामू दादा दादी किसी के घर चले गए, तो अब हर पॉइंट पे आपकी स्पीड एक जैसी नहीं रही होगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। लेकिन आप पहुंचने के बाद अगर बोलोगे, एक मिसाल है कि भाई मैं एवरेज मिसाल है 50 की स्पीड पे आया, तो ये जो एवरेज स्पीड है ना बेटा आपकी, बिल्कुल इसी तरह आपका जो रिएक्शन है वो भी हर पॉइंट पे एक ही स्पीड से नहीं होता। कभी रिएक्शन फास्ट होता है, कभी स्लो होता है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ रिएक्शन कब फास्ट है कब स्लो है, शुरू में फास्ट होगा शुरू में स्लो होगा, शुरू में रिएक्टेंट आपके ज़्यादा हैं तो रिएक्शन आपका फास्ट होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन याद करो, रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के। रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा शुरू में है, तो शुरू में तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, रिएक्शन आपका फास्ट होगा। एंड में रिएक्टेंट थोड़े से रह जाएंगे, तो फिर वो स्लोली आपके रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो आपका रिएक्शन हो जाएगा स्लो। तो कहने का मकसद है रिएक्शन शुरू में फास्ट होता है जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, फिर जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में कमी आती रहती है वैसे वैसे आपका रिएक्शन क्या होता रहता है, स्लो होता रहता है। तो ये एक एमसीक्यूज भी बेटा आपसे पूछ सकता है ऐसे करके कि रेट ऑफ रिएक्शन
डैश विद टाइम इंक्रीजेस, डिक्रीजेस या फिर रिमेन सेम, तो बेटा डिक्रीजेस। सही है, शुरू में रिएक्शन आपका फास्ट होता है और जैसे जैसे टाइम गुजरता है रिएक्टेंट में कमी आती है तो रिएक्शन बेटा आपका स्लो होता रहता है। तो आपसे एमसीक्यूज में बोले रेट ऑफ रिएक्शन डैश विद टाइम तो डिक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, तो मैंने कहा रिएक्शन एक ही स्पीड से नहीं होगा बेटा, शुरू में फास्ट होगा, एंड में स्लो होगा। तो जब सारा रिएक्शन हो जाएगा तो आप बोलोगे कि भाई एवरेज रिएक्शन की स्पीड इतनी थी, एवरेज रिएक्शन का रेट इतना था। तो ये जो आपने एवरेज बोला है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना बेटा वो एवरेज रेट होता है, जबकि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट होता है। यानी अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर लम्हे पे रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैंने कहा आप अपने घर से नानी के घर जा रहे थे बाइक पे, अचानक से कभी आपकी मीटर पे नज़र गई, लिखा रहा था 60, तो दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। कि अभी इस मोमेंट पे, इस लम्हे पे रिएक्शन की स्पीड कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। फिर आप बाइक चलाने में मसरूफ हो गए, फिर कभी नज़र पड़ी, लिखा रहा था 40, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। यानी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर लम्हे पे रिएक्शन की स्पीड क्या है, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज होता है कि पूरा रिएक्शन होने के बाद आप बताओगे कि भाई एवरेज रिएक्शन की स्पीड इतनी। जैसे फिजिक्स में आप एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो पढ़ते हो ना, वही फ़र्क बेटा रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पे है। उसी को लगा दो रिएक्शन के ऊपर। वहाँ पे तो आप किसी बंदे की या किसी गाड़ी की या किसी जहाज़ की या फलाने धमाके की बात कर रहे हो तो उसकी एक एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हो और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे होते हो। तो वही चीज़ रिएक्शन पे लगा दो, तो वो जो एवरेज वेलोसिटी है वो रेट ऑफ रिएक्शन है और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है। यानी अगर मैं उसको एक्सप्रेस करूँ बेटा, वही रिएक्शन लिख देते हैं, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। ठीक है, तो अगर मैं इसका लिखूं आर, तो इसका आर हो जाएगा, सॉरी आर क्यों लिखूंगा, वी लिखूंगा ना, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसकी वेलोसिटी लिखना चाह रहा हूँ बेटा, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, अगर प्रोडक्ट के लिए बात करूँ प्लस आएगा, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है अगर आपको दिख रहा हो तो, और प्रोडक्ट के सॉरी रिएक्टेंट के लिए बात करूँगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वहाँ पे मैंने डेल्टा लगाया था, वहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने डी लगाया। डेल्टा और डी में फ़र्क बेटा आपको पता होगा, खासकर मैथ्स के स्टूडेंट। डेल्टा लार्ज चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं और डी स्मॉल चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों चेंज को एक्सप्रेस करते हैं। डी तो आप लोग में से जो मैथ्स वाले हैं वो सेकेंड ईयर में पढ़ होंगे, डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। और डेरिवेटिव का मतलब चेंज ही तो होता है, एक वेरिएबल में चेंज देख रहे होते हैं दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, तो उसको हम डी से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डेल्टा और डी दोनों चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा बड़ा चेंज, डी स्मॉल चेंज। अब मुझे खुद बताओ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो रिएक्शन की स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है। तो मुझे बताओ एक पर्टिकुलर मोमेंट में कंसंट्रेशन में चेंज ज़्यादा आएगा कम आएगा, कम आएगा, तो इसलिए डी से एक्सप्रेस किया है। और एक लम्हा ड्यूरेशन इसकी बहुत ज़्यादा कम है तो डी से एक्सप्रेस किया है। जबकि वो एवरेज है, ओवरऑल है कि भाई पूरा रिएक्शन जब हुआ तो प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा, ज़्यादा आएगा तो डेल्टा, और पूरा रिएक्शन होने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो डेल्टा। सही है, तो ये रेट और वेलोसिटी में फ़र्क होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा हम रेट को आर से एक्सप्रेस करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन में देखा होगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, या फिर देखा होगा डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो एक ही बात है, आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, डी एक्स अपॉन डी टी मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और दोनों सेम ही होते हैं ना। तो आप आर बोलो, डी एक्स अपॉन डी टी बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये बेटा हमने केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस किया और रेट और वेलोसिटी के डिफरेंस को जो भी डिस्कस किया।
तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जो काम है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह।